हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की अर्थशास्त्र की वर्कशीट करेंगे 72, जो कि 31 दिसंबर को आपको मिलेगी। आज इस वर्कशीट में जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसकी पुनरावृत्ति करनी है और 1 नंबर और 3 से 5 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम ये वर्कशीट अपनी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेवा संबंधित लोग होते हैं, अपना इस क्षेत्र में लोग सेवा देते हैं। ठीक है, बेसिकली सेवा देते हैं अपनी, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि जैसे परिवहन है, बैंकिंग है, कुरियर है, सूचना क्षेत्र से संबंधित जो कार्य होते हैं वो इसमें किए जाते हैं, इसलिए इसमें लोग अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक मतलब सबके लिए। ठीक है, तो इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण करना। अतः सार्वजनिक क्षेत्र में देश के विकास पर भारी पैमाने पर परियोजनाएं, नीतियां चलाई जाती हैं, जिससे कि देश और लोग तरक्की कर सकें। अगला हमारा प्रश्न है, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो निजी क्षेत्र के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, वो सरकारी हाथों में नहीं होते हैं, उनका मकसद जन कल्याण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि निजी क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं वो स्वामित्व और जो नियंत्रण होता है वो कुछ निजी हाथों में होता है, राज्य सरकार की इसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? मौसमी मतलब मौसम के अनुसार जो बदल रही है, सीजनल। ठीक है, इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो हमें कृषि क्षेत्र में दिखती है, क्योंकि कृषि में जो लोग लगे होते हैं वो पहले जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, आदि कार्यों में वो लगे होते हैं, तब तो उनके पास रोजगार होता है। लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि जब तक फसल उग रही है तब तक उनके पास कोई काम नहीं होता है, फसल के बढ़ने तक वो बेरोजगार होते हैं। तो इस तरीके से मौसमी बेरोजगारी जो है वो हमें कृषि क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई दे पड़ती। पांचवा प्रश्न है, सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है? ठीक है, कृषक और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर और पेजेंट दोनों की हेल्प कैसे करती है सरकार? सरकार क्या करती है, किसानों से उचित मूल्य पर अनाज खरीदती है। वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें कम दामों पर अनाज यानी कि उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध कराती है। तो वो दोनों में बैलेंस बना के रखती है। अब हम आते हैं 3 से 5 अंक वाले जो हमारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट करना है हमें। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें पैसा कमाने और व्यय करने से संबंधित सभी क्रियाएं शामिल होती है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं हम कहते हैं, जैसे कि पशुपालन, ठीक है, किसान का खेती करना, ये सारी चीजें आर्थिक क्रियाओं में आ जाएंगी। गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या आएगा? जो डायरेक्ट रूप से धन से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, इसमें देश सेवा आ जाएगी, समाज सेवा आ जाएगी, धर्म से जो जुड़ा हुआ कोई कार्य है वो आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, ठीक है ना, तो इस तरीके से वो गैर आर्थिक क्रियाओं में लगी पड़ी है, वो से हम आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे। ओके, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें अपने दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हुए निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर बताना है। ठीक है, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक जो सबका होता है, निजी जो कुछ लोगों के हाथों में होता है। तो एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में कर्मचारी क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है, मैनेजमेंट होता है, सरकार सारे कामों को देखती है, जबकि निजी क्षेत्र के संगठन सिर्फ कुछ हाथों में, निजी हाथों में होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जो समूह होते हैं उनका काम में जनता की सेवा करना होता है, जबकि निजी क्षेत्रों के समूह का कर्तव्य मुनाफा कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के प्रकारों में सार्वजनिक स्कूल होते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा, पुलिस और अग्निशमन विभाग शामिल होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में कंपनियां जो होती हैं वो व्यक्तियों द्वारा या पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाती हैं। हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण जैसे कि BSNL, रेलवे, डाकघर, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। निजी क्षेत्र के उदाहरण हो गए जैसे टिस्को, जियो, है ना, रिलायंस वगैरह आप जो सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें निजी क्षेत्र के उदाहरण हो गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संगठित व असंगठित क्षेत्र के बीच में हमें अंतर बताना है। ठीक है,
तो असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं? जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होते हैं उसे हम असंगठित क्षेत्र कह सकते हैं। वही संगठित क्षेत्र जो होता है वो सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। संगठित क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ लोगों का कल्याण करना भी होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। जिस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें तय की जाती हैं और कर्मचारियों को काम का आश्वासन दिया जाता है वह संगठित क्षेत्र होता है। यानी कि जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें लोग काम कर रहे हैं उनका काम पक्का होता है, उनसे उनका काम छीना नहीं जाएगा, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, कुछ यूनिट्स होती हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होती हैं, वे कुछ लोगों को काम पर लगाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे लगा सकती हैं या ऐसे क्षेत्र में लगाती हैं जो काम पक्का नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में लोगों को दैनिक मजदूरी के अनुसार काम मिलता है। दैनिक मजदूरी उनको मिलती है, जिस दिन वो काम करने नहीं गए उनसे उस दिन उनकी सैलरी जो है वो कट जाती है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, पेंशन, अवकाश की भी छुट्टी मिलती है। मतलब जो अवकाश मिलता है तो उसको उनके पैसे नहीं कटते हैं, उनको पेंशन भी मिलती है लास्ट में जब वो जॉब से रिलीव होते हैं, या चिकित्सा सुविधा भी उनको मिलती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। अगर उन्होंने अवकाश किया है तो उन्हें उस दिन की तनख्वाह नहीं दी जाती है, उन्हें किसी भी तरह का पेंशन या चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मनरेगा से, यानी कि मनरेगा जो है 2005 के प्रावधानों का हमें उल्लेख करना है। तो मनरेगा जो स्कीम है वो 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब आया था। तो उस समय क्या इस स्कीम में, इस योजना में क्या क्या बातें कही गई थी, क्या क्या प्रावधान है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य, जो प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य है, उसे 100 दिन का काम दिया जाएगा, ठीक है। 100 दिन का, साल भर में 100 दिन का काम तो ज़रूर दिया जाएगा। उसको एक न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। अगर उसको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, किसी वजह से अगर उसको जॉब नहीं मिलती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये उसका काम है कि उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रावधान के मुताबिक अगर मनरेगा जो लाभार्थी हैं, जिनको मनरेगा के तहत जो पहुंच हो रही है जिनकी, तो उसमें महिलाओं का शामिल होना, 1/3 महिलाओं का शामिल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि सिर्फ जो अकेली महिलाएं हैं, जो विकलांग हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाना इस मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य है। तो मनरेगा में जितने भी सभी कर्मचारी हैं उनके लिए बुनियादी सुविधाएं, रोजगार के साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा, ऐसे आदि प्रावधान भी किए गए हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौसमी बेरोजगारी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। ये कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जब हम लोग काम में लगे होते हैं तब तक उनके पास रोजगार होता है, और जब जितनी देर के लिए कृषि में बढ़त होती है, अनाज जो है वो बढ़ रहे होते हैं, तो उतनी देर के लिए उनके पास जो बेरोजगारी होती है, वो जो काम होता है वो नहीं होता, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि मान लीजिए एक लैंड है, यहाँ पर 4 जो किसान जो हैं वो काम करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 लोग लगे पड़े हैं, अननेसेसरी 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो यहाँ पर उतना ही अनाज होगा चाहे 4 लोग काम करें चाहे 6 लोग काम करें। तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो बिल्कुल वेस्ट हैं इस लैंड के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाए जाते हैं, जो कि ये जो बेरोजगारी है इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, कि अगर वो 2 लोग हट भी जाएं तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। तीसरा जो हमारी बेरोजगारी है वो है अनैच्छिक या खुली बेरोजगारी। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बाजार में जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तो तैयार है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, यानी कि जो मजदूरी बाजार में चल रही है उसी के हिसाब से काम करना चाह रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इसे अनैच्छिक या खुली बेरोजगारी कहा जाता है। उसके बाद है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है। मतलब उसको लगता है कि मैं मजदूरी जो है 400 रुपये लूँगा जबकि बाजार में 300 रुपये दिया जा रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने मन से काम नहीं कर रहा है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं इसको, इस कारण से वो बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगारी
नाम से ही पता चल रहा है। शिक्षित बेरोजगारी से अभिप्राय उन सभी लोगों की बेरोजगारी से है जो कि सामान्य रूप से शिक्षित तो है परंतु बाजार में, मार्केट में कोई काम ही नहीं है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के तहत उनको किसी तरह का रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसे हम कहते हैं विभिन्न तरह की बेरोजगारी। अब आप लोगों को एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे। उसमें सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताया गया है, छुपी हुई बेरोजगारी के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये दोहरी गणना के बारे में बताया गया। तो इसको पहले आप आराम से पढ़ेंगे उस पैराग्राफ को। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 4 छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम समझेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई समय अवधि है, जैसे मार्च से फरवरी तक का एक समय है जो कि सालाना हम देखते हैं कि भारत में, इस पूरे भारत देश में विभिन्न तरह के क्षेत्रकों से कितनी चीज़ें तैयार वस्तुएं हुई और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या है, उससे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उससे क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी विकास कर रही है, कितना ग्रो किया है, सारा मापने का जो तरीका है वो इस सकल घरेलू उत्पाद से मापा जाता है। उसके बाद है दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। मान लीजिए आपने तीनों क्षेत्रकों में से, ठीक है, तैयार वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मापा, कहीं पर भी किसी चीज़ का दोहरा, उसकी गिनती दोबारा ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार शब्द को पढ़ देती हूँ। इस शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र में किसी देश के सामान के मूल्य को एक से अधिक बार गिनने की दोषपूर्ण प्रथा का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने बाजार से एक बिस्किट खरीदा है, तो उस बिस्किट में आटा, चीनी, बटर, वो सब इंक्लूड होगा। मार्केट वैल्यूज की जो मार्केट प्राइस है, तो पैकेजिंग सब कुछ उसमें इंक्लूड है। मान लीजिए 15 रुपये का अगर बिस्किट है तो हम 15 रुपये काउंट करेंगे। हम 2 रुपये की चीनी और 5 रुपये का आटा ये अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। उसका फाइनल जो प्राइस है हम उसको ही काउंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं दोहरी गणना से बचना, ठीक है। अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं। अल्प रोजगार का मतलब होता है कि कामगारों को, यानी जो काम करना चाहते हैं, कामगारों को पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिल रहा है, अर्थात वे अपना जो भी उनके स्किल है, जो कौशल है, उसकी से कम या कम निम्न वेतन में काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाता है, उसको कंप्यूटर से अच्छे से कर सकता है सब कुछ मैनेज, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब चाह रहा है लेकिन उससे नहीं मिल रही है, तो अपनी स्किल से डाउन होकर कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसकी स्किल से मैच नहीं करता है, या जो वो जितना वो पढ़ा लिखा है उस हिसाब से उसको सैलरी भी नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, ठीक है, कम वेतन मिल रहा है और उसकी स्किल से दूसरा काम वो कर रहा है, तो इसे हम अल्प बेरोजगार कहते हैं। कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, छुपी हुई बेरोजगारी को कम करने के लिए तो सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। तात्कालिक उपाय के रूप में लोगों को निजी व्यवसायों में लगने के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके धन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि नौकरियों की तलाश कम हो सके। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वर्कशीट कैसी लगी। मेरी वर्कशीट्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।